गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू लेक्चर 3। तो अभी तक हम लोगों ने इकोनॉमी में ये फाइनेंस एंड टैक्सेशन में एफआरबीएम एक्ट और इंडियन टैक्स स्ट्रक्चर लाइक डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स ये सब पढ़ लिया। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे इनकम टैक्स एक्ट 2025। ठीक, तो बेसिकली इसमें क्या न्यूज़ में है कि प्रेसिडेंट ने एसेंट दिया है इनकम टैक्स एक्ट को 2025 को। किसका, इसलिए ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 को रिप्लेस करेगा। ठीक है, तो एक पॉइंट तो यहाँ समझ में आ गया, इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो था उसको रिप्लेस करके इनकम टैक्स एक्ट 2025 आएगा। तो बेसिकली ये करने का क्या मतलब है? ठीक है, तो पहले क्या था कि बहुत कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज यूज होती थी। जब अगर किसी ने आईटीआर का फॉर्म भरा हो, तुमको पता होगा कि उसमें अलग अलग ये होते हैं, 1 2 3 4 फॉर्म होते हैं। ठीक है, आईटीआर के, तो उसमें काफ़ी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज होती थी, तो उसके लिए बेसिकली सीए मैंडेटरी होती थी। ठीक है, जो उसको फिल करके आपको ये सबमिट करते थे। तो यही सब कॉम्प्लिकेशन को दूर करने के लिए, ये सिंप्लीफाई करने के लिए ये आई एक्ट 1961 को रिप्लेस किया गया आई एक्ट 2025 से। बेसिकली बहुत कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज था और अमेंडमेंट्स काफ़ी बहुत सारा अमेंडमेंट ऐसा था जो कंफ्यूजिंग था। ठीक है, तो इस कारण से इसको लाया गया। तो अब यहाँ पे जैसे दिया हुआ कि हाईलाइट क्या था, शॉर्टर एंड सिंपलर। द प्रोविजंस ऑफ मैट एंड अल्टरनेट मिनिमम टैक्स हैव बीन सेपरेटेड इन 2 सबसेक्शंस। ठीक है, मैट और अल्टरनेट मिनिमम टैक्स ये दोनों को सेपरेट किया गया 2 सबसेक्शंस में। अब मैट क्या है, तुम बोलते मैट एम्स टू ब्रिंग इनटू द टैक्स नेट जीरो टैक्स कंपनीज। ठीक है, which in spite of having earned substantial book profit and having paid handsome dividend do not pay any taxes due to various tax concession incentive provided under any income tax law। तो बेसिकली इसमें क्या ये समझाना चाहता है, तो ये समझाना चाहता है बेसिकली ऐसे समझ सकते हैं कि बहुत सारे कंपनीज होते हैं, XYZ कंपनीज है। ठीक है, और वो कंपनी बहुत सारा कॉन्सेशंस वगैरह ये मिलती है गवर्नमेंट की तरफ, जैसे अभी पीएलआई स्कीम चल रही है। ठीक है, तो पीएलआई स्कीम से क्या हो रहा है, ये इंसेंटिव मिल रहा है कुछ कंपनीज को। ठीक है, तो बेसिकली गवर्नमेंट का कहना है कि आपको बहुत सारा कंपनसेशन तो मिल ही रहा है, लेकिन उस पर आपको कुछ थोड़ा बहुत टैक्स भरना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे है मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। ठीक है, मतलब प्रॉफिट अच्छा कमा रहे हो लेकिन डिडक्शन एग्जम्पशंस लेके पूरा टैक्स जो है जीरो कर दे रहे हो, तो गवर्नमेंट इसी पे बोला कि भाई प्रॉफिट कमा रहे हो तो कुछ ना कुछ मिनिमम टैक्स तो देना पड़ेगा, तो इसलिए इसको मैट को इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, ये बेसिकली यहाँ पे इतना ही समझना। फिर बोलता है AMT हैज सिमिलर प्रोविजंस एज मैट विच इज एप्लीकेबल टू नॉन कॉर्पोरेट टैक्स पेयर। जो ये नया है अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, ठीक है, मैट एंड AMT, तो ये दोनों को क्या करेगा, सिमिलर प्रोविजन है मैट के जैसा है उसी तरीके से। फिर और एक की हाईलाइट क्या है सेक्टर अनडिस्क्लोज इनकम। अब इसमें इतना ही समझना कि इसमें एक वर्चुअल डिजिटल एसेट भी जुड़ गया। ठीक है, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स मतलब क्या? ठीक, जैसे कि पहले क्या होता था, लिखा हुआ डेफिनेशन फॉर अनडिस्क्लोज्ड इनकम फॉर एसेसिंग सच केसेस विच प्रीवियसली इंक्लूडेड मनी। ठीक है, कैश वगैरह ये हो गया, बुलियन गोल्ड वगैरह हो गया, ज्वेलरी और अदर वैल्यूएबल आर्टिकल्स इज एक्सपेंडेड टू इंक्लूड वर्चुअल डिजिटल एसेट्स। जैसे कोई लोग कुछ लोग बिटकॉइन ये खरीदते हैं। ठीक है, इथेरियम ये सब खरीदते हैं, तो ये सब क्या है, डिजिटल एसेट्स है। तो ये सब भी अब ये इसका डेफिनेशन में आ जाएगा आई एक्ट 2025 पे ये में। फिर उसके बाद आता है वर्चुअल डिजिटल स्पेस एक्सेस। इनकम टैक्स अथॉरिटीज आर नाउ अलाउड टू गेन एक्सेस टू वर्चुअल डिजिटल स्पेस ड्यूरिंग सर्च एंड सीजर प्रोसीडिंग सच एज ईमेल सर्वर, सोशल मीडिया अकाउंट, etc। पहले ये सब नहीं एक्सेस कर सकते थे, लेकिन अब आप डिजिटल स्पेस को भी एक्सेस कर सकते हैं। फिर बोलता है ये तो इंपॉर्टेंट है, ये दोनों चीज इंपॉर्टेंट आ गई। फिर बोलता है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल। तो बेसिकली डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल होगा, बोलता है कि दिस एक्सेस इंक्लूड्स पर्सन इंगेज इन ट्रांसफर प्राइसिंग केसेज नॉन रेजिडेंट ऑफ फॉरेन कंपनी। ट्रांसफर प्राइसिंग रेफर्स टू द प्राइस चार्ज इन ट्रांजेक्शन बिटवीन रिलेटेड एंटिटीज एंड मल्टीनेशनल इंटरप्राइजेस। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे यही समझाने की कोशिश किया कि एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल भी होगा। फिर बोलता है इंटरप्रिटेशन ऑफ टैक्स ट्रीटीज दैट अलाउ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू इंटर इनटू एग्रीमेंट विद अदर कंट्रीज टू प्रोवाइड रिलीफ इन केस ऑफ डबल टैक्सेशन। ठीक है, जैसे बहुत सारा कंपनीज को होता है कि डबल टैक्सेशन होता है, जैसे इंडिया में भी उसको टैक्स लग रहा है, उसके होम कंट्री में भी उसको टैक्स लग रहा है, तो बेसिकली क्या हो रहा है, डबल टैक्स लग रहा है। तो ये यही करा कि रिलीफ उससे दिया जाएगा डबल टैक्सेशन से। और ये डबल टैक्सेशन और ट्रांसफर प्राइसिंग ये सब सारा स्टैटिक में काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ना है विद एग्जाम्पल्स, तो ये अभी यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अब आगे चलता है, कुछ अदर डेवलपमेंट्स देखते हैं रिलेटेड टू डायरेक्ट टैक्स। अब जैसे ये सेफ हार्बर, अब यहाँ पे समझना पड़ेगा। तो सेफ हार्बर में बेसिकली इसको अभी इससे समझना चाहोगे तो काफ़ी मुश्किल होगी। ठीक है, जैसे दिया हुआ कि सेफ हार्बर इज जनरली डिफाइंड एज सर्कमस्टांसेस इन व्हिच द टैक्स अथॉरिटीज एक्सेप्ट द ट्रांसफर प्राइस डिक्लेयर्ड बाय द टैक्स पेयर टू बी द आर्म लेंथ। अब यहाँ पे ट्रांसफर प्राइस पता नहीं है, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? तो बेसिकली इसको सेफ हार्बर को ऐसे समझते हैं कि बेसिकली गवर्नमेंट का एक ऐसा रूल होता है, ठीक है, कि एक ना सेफ कंडीशन सेट कर देती है। ठीक है, जहाँ पहले से ही एक सेफ कंडीशन सेट कर दिया जाता है कि अगर टैक्स पेयर, ठीक है, वो कंडीशन फॉलो करता है तो टैक्स डिपार्टमेंट उसको चैलेंज नहीं करेगा, ऐसा। ठीक है, बेसिकली अब इसको हम लोग आसानी से समझते हैं। जैसे एक ट्रांसफर प्राइस का क्या आ रहा है, ट्रांसफर प्राइस क्या होता है, जैसे जब कोई एक कंपनी है, ठीक है, जब एक ही कंपनी का अलग अलग कंट्रीज में ब्रांच हो, ठीक है, और आपस में ही ट्रांजेक्शन करता हो, ठीक है, खुद में ही ट्रांजेक्शन कर रहा है, तो इसे वो कहता है ट्रांसफर प्राइस। ठीक, तो इसमें क्या होता है ना कि बहुत सारे एमएनसीज है, एमएनसी जैसे अमेजोन हो गया, ठीक है, अब ये अपना प्रॉफिट को कम दिखाने के लिए प्राइसेस को है मैनिपुलेट करती है। ठीक है, फिर उसके प्राइसेस को मैनिपुलेट करता है तो मतलब बेसिकली अपना बैलेंस शीट को मैनिपुलेट कर रहा है। ठीक है, बैलेंस शीट को मैनिपुलेट करेगा तो क्या होगा, टैक्स डिपार्टमेंट उस पर टैक्स डिपार्टमेंट में डिस्प्यूट हो जाता है, बेसिकली टैक्स डिपार्टमेंट का कंपनी का डिस्प्यूट होता है, फिर ये लिटिगेशन वगैरह चलना शुरू होता है, केस वगैरह हुआ, तो ये सब काफ़ी ये कमरसम प्रोसेस है। तो इसी के लिए गवर्नमेंट बोलता है कि अगर तुम कोई एक परसेंटेज लेके चलते हैं, अगर तुम इतना परसेंट प्रॉफिट दिखा दो, ठीक है, तो हम उस पर क्वेश्चन नहीं करेंगे, ऐसा। जैसे एक एग्जाम्पल से हम इसको स्केल पर समझते हैं कि मान लो कि एक आईटी कंपनी यूएस का है, ठीक है, और उसका बहुत सारा ब्रांच होगा, तो सर्विसेज देती है। अब गवर्नमेंट रूल फिक्स किया कि मिनिमम प्रॉफिट मार्जिन 20% होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे सेफ हार्बर लागू हो जाएगा। तो कंपनी अगर मान के चलो प्रॉफिट दिखाता है 22% प्रॉफिट दिखा रहा है, तो यानी कि यहाँ पे सेफ हार्बर अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट सेट क्या किया 20% और ये है +2%। ठीक है, तो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा गवर्नमेंट, क्योंकि वो तो बोल दिया कि सेफ हार्बर है, पहले से कुछ उनको बेसिकली सेट कर दिया चीज़ों को। अगर कंपनी मान के चलो 10% दिखाता है प्रॉफिट, तो यहाँ पे तो सेफ हार्बर अप्लाई नहीं होगा, फिर इस केस में क्या करेगा, टैक्स डिपार्टमेंट चेक करेगा। तो बेसिकली समझ लो कि ये बहुत ज़्यादा लिटिगेशन से बचने के लिए सब चीज़ किया जाता है सेफ हार्बर वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो यहीं पे दिया हुआ कि CVDT notified amendment in income tax rule 1962 to expand the scope of safe harbor rules. Scope of safe harbor rule has been expanded by increasing threshold for availing safe harbor from 200 करोड़ to 300 करोड़। ठीक है, इंक्लूडिंग लिथियम आयन बैटरीज फॉर यूज इन इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड डेफिनेशन ऑफ कोर ऑटो कंपोनेंट्स। ठीक है, बेसिकली ये लिथियम आयन बैटरीज वगैरह कोर ऑटो कंपोनेंट का डेफिनेशन में आएगा।
बोलता है सेफ हार्बर जनरली डिफाइंड है, ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। अभी ये समझ आ गया, तो सेफ हार्बर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आगे चलते हैं एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट। अभी इसके नाम से ही पता चल रहा है एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट, मतलब एक एग्रीमेंट हो रहा है प्राइसिंग को लेकर एडवांस में, ठीक है, पहले ही। तो ये क्या बोलता है कि जैसे दिया हुआ APA इज एन एग्रीमेंट बिटवीन बोर्ड या टैक्स अथॉरिटी एंड द पर्सन टैक्स पेयर, यानी कि टैक्स अथॉरिटी यानी जैसे इनकम टैक्स हो गया और कोई इंडिविजुअल, उसके बीच का एक एग्रीमेंट है एडवांस में, ठीक है। तो जैसे कि इट एम्स टू प्रोवाइड सर्टेनिटी टू टैक्स पेयर इन द एरिया ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग बाय स्पेसिफाइंग प्राइसिंग मेथड्स। तो बेसिकली सेफ हार्बर से ही रिलेटेड है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे भी बात कर रहा है ट्रांसफर प्राइसिंग का, हम लोग ट्रांसफर प्राइसिंग देख लें क्या होता है, ठीक है। तो बोलता है टर्म्स ऑफ APA कैन बी ए मैक्सिमम ऑफ 5 ईयर्स विद नो मिनिमम पीरियड, ठीक है। इसका जो टेन्योर है वो 5 ईयर्स का रहता है APA का। अब इसमें बहुत तरह का टाइप होता है, यूनिलेटरल, बायलैटरल, मल्टीलेटरल। तो ये बेसिकली समझने वाली चीज़ है कि यूनिलेटरल में क्या होगा, टैक्स पेयर होगा, टैक्स अथॉरिटी के बीच में इन्वॉल्वमेंट होगा। बायलैटरल में टैक्स पेयर होगा, टैक्स अथॉरिटी ऑफ द कंट्री एज वेल एज द एसोसिएट एंटरप्राइज ऑफ द टैक्स पेयर इन अनदर कंट्री, ठीक है, क्योंकि बायलैटरल हो रहा है। फिर मल्टीलेटरल में ज़्यादा होगा। तो ये बेसिकली आपका हो गया एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट। अब आगे चलते हैं STT। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए STT, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिसेंटली देखा गया कि FIIs इंडियन मार्केट से पैसा निकाल रही है, ठीक है, निकाल रही है। क्यों निकाल रही है, क्योंकि इंडिया में ये शेयर मार्केट में पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का बेसिकली नहीं लगता था पहले इक्विटीज़ पे, ठीक है, और भी चीज़ों पे FNO एंड ये सब चीज़ पे। तो बेसिकली क्या हुआ कि गवर्नमेंट दोनों चीज़ पे टैक्स लगाना शुरू किया। जैसे आज के डेट पे LTCG 12.5% है, ठीक है, और STCG 20% है, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है, ये बताया जा रहा है कि मतलब ये हम लोग पढ़ेंगे ये स्टैटिक वाले पोर्शन में, तो ये सारा कुछ पढ़ना है स्टॉक मार्केट में, कैपिटल मार्केट में, ये हम लोग को पढ़ना है। तो उसी से रिलेटेड एक STT, तो बोलते हैं इट इज ए डायरेक्ट टैक्स लिवाइड ऑन ट्रांजेक्शन ऑफ सिक्योरिटीज कंडक्टेड थ्रू रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं STT को, क्योंकि मतलब बहुत लोग को आखिर तक भी ये नहीं समझ आता कि क्या है, ठीक। तो हम समझते हैं, हम बेसिकली STT में होता क्या है। सबसे पहले तो ये समझ लेना कि ये डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। हो सकता है कभी पूछ ले कि किस तरह का इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्स है। तो STT क्या है, तो इसको समझना जैसे कि एक तरह का डायरेक्ट टैक्स है, जो कि कुछ भी आप सिक्योरिटीज जो लिस्टेड है, ठीक है, सिक्योरिटीज लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज, जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज इंडिया में दो है, NSE, BSE, ठीक है। अब ये दोनों पे कुछ लिस्ट है, कुछ सिक्योरिटीज, जैसे कि मान के चलो रिलायंस है, ठीक है, ये लिस्ट है। तो ये जब आप खरीदने जाओगे, बाय या सेल करोगे, तो उस पर आपको एक STT चार्ज लगेगा, ठीक है। जैसे अगर इक्विटी की डिलीवरी लेते हो आप, ठीक है, तो आपको 0.1% लगता है STT, ठीक है। इंट्राडे है तो इंट्राडे पे 0.05%, खैर ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये STT लगता है। अब यहाँ दिया हुआ है डायरेक्ट टैक्स डिवाइड ऑन ट्रांजेक्शन ऑफ सिक्योरिटीज कंडक्टेड थ्रू रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। अब यहाँ पे मेंशन नहीं किया कि कौन सा स्टॉक एक्सचेंज, NSE, BSE, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता, इसीलिए नहीं समझ में आता क्योंकि अभी हम लिख दिया कि रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। अब इसके बाद सवाल उठता है कौन सा है रिकॉग्नाइज्ड, तो वो पता करने के लिए मतलब क्या यही सब चीज़ को समझना पड़ता है कि यहाँ पे NSE है, BSE है, ये सब जानना होता है। अब बोलता है टैक्सेबल सिक्योरिटी इंक्लूड इक्विटी डेरिवेटिव्स एंड यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। ये सारा कुछ स्टैटिक वाले पोर्शन में पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, ठीक है, विद एग्जांपल्स। इट इज ऑल्सो अप्लाइड ऑन द ट्रांजेक्शन ऑफ ऑप्शंस एंड फ्यूचर एंड ऑप्शन, जो कि अभी मैंने बोला, इंट्रोड्यूस अंडर द फाइनेंस एक्ट 2004, ठीक है, 2004 में इंट्रोड्यूस किया गया था। एम क्या था, टू कर्ब टैक्स एवेजन इन सिक्योरिटी मार्केट। अब इसकी भी कहानी इंटरेस्टिंग, लेकिन ये अभी यहाँ पे जानने का नहीं है, ठीक है। इसको कभी फिर कभी स्टैटिक वाले पोर्शन में देखना, ठीक है। अब आगे चलते हैं GST रिफॉर्म। अब GST जैसे ही आता है दिमाग में 10 तरह का चीज़ चलना चाहिए कि GST कब आया, क्या था। तो जैसे GST दिया हुआ है कि स्टैब्लिश अंडर आर्टिकल 2 GST काउंसिल है, यहाँ पे 279 है, ठीक है। तो बेसिकली अगर को पूछते कि GST काउंसिल किस तरह का बॉडी है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। द एपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ GST मैटर्स। क्या करता है, GST रिकमेंड करता है रेट्स को, एग्जम्पशंस, थ्रेशोल्ड, मॉडल GST लॉ, स्पेशल प्रोविजंस, ये सब बताता है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मेकैनिज्म, ये सब GST काउंसिल का काम है। अब मीटिंग क्या होता है, वंस एवरी क्वार्टर, ठीक है, हर क्वार्टर में एक बार मीटिंग होती है, एटलीस्ट हो रहा है कम से कम। स्पेशल सेशन भी बुलाया जा सकता है। इसको चेयर कौन करता है, ये इंपॉर्टेंट है GST काउंसिल को। तो GST काउंसिल को चेयर करता है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। अभी फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, ठीक है, श्रीमती निर्मला सीतारमण, ठीक है। विद द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सेक्रेटरी, रेवेन्यू, फाइनेंस एंड फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट, CM नहीं यहाँ पे, फाइनेंस मिनिस्टर, यूटीज विथ लेजिस्लेचर एज मेंबर, ठीक है। सब जगह का बेसिकली फाइनेंस मिनिस्टर और कुछ मिनिस्टर ऑफ सेक्रेटरी ये भी रहते हैं, ठीक है। अब आते हैं वोटिंग। यूज्ड ए वेटेज सिस्टम, सेंटर हैज 1/3 वोट, ठीक है, सेंटर के पास 1/3 वोट होता है, स्टेट के पास 2/3 वोट होता है। डिसीजन नीड टू बी 3/4 मेजॉरिटी ऑफ वेटेड वोट, ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 3/4 मतलब याद करने के लिए याद करना कि 3/4 मेजॉरिटी होना चाहिए वोट का, ठीक है। 2/3 डालेगा, 1/3 डालेगा, ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है 3/4 मेजॉरिटी। सिग्निफिकेंस क्या, प्रमोट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ये, ठीक है। अब इसका न्यूज़ पढ़ लेते हैं। The 56th meeting of the GST Council has approved next gen GST reform GST 2.0 that includes rates rationalization with a simplified two slab structure, ठीक है, टू स्लैब स्ट्रक्चर बनाना इसको GST का। तो क्या है इसमें, जैसे GST का एवोल्यूशन कैसे हुआ, GST 1.0 आया, तो इसमें क्या हुआ, इट इज सिंगल इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है, ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस इंडिया। कैसे इंट्रोड्यूस होता है, 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, याद रखना 101। इट सबमिज्यूम्ड 17 डिफरेंट टैक्सेस एंड 17 सेस इनटू वन यूनिफाइड टैक्स। इट एलिमिनेटेड कास्केटिंग ऑफ टैक्सेस, मतलब टैक्स ऑन टैक्स लगता था उसको खत्म कर दिया, एलिमिनेट किया। मेजर कंपोनेंट क्या है, एक होता है सेंट्रल GST। कभी आप लोग जैसे डोमिनोज वगैरह पे जाते हो या KFC जाते हो, ठीक है, तो ये सब जगह जब जाओगे तो कभी बिल को पलट कर देखना, लास्ट में लिखा हुआ होता है CGST, SGST, ठीक है। ये सब क्या है, CGST, SGST, ये सब यही GST का पार्ट है, कंपोनेंट है। सेंट्रल GST, स्टेट GST, UT GST एंड इंटीग्रेटेड GST, ये इसमें कुछ ना कुछ लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो फिर बोलता है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, रेवेन्यू गोज टू स्टेट UT वेयर द गुड एंड सर्विसेज आर फाइनली कंज्यूम, ठीक है, जहाँ खा रहे हो वहीं पे जाएगा, या कुछ और भी खरीद रहे हो वहीं पे जाएगा। अब GST 2.0 हुआ है, तो उसमें क्या रिकमेंडेशन दिया, द न्यू रेट स्ट्रक्चर, मात्र 2 स्लैब रखने का बात किया, 2 स्लैब सिस्टम ऑफ 5% एंड 18%, रिमूविंग द अर्लियर 12 एंड 18%, यानी कि पहले था 5%, 12%, 18%, 28%, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर से 28 हटा दिया गया, 12 हटा दिया गया, मतलब 5 और 18% होगा, ठीक है।
एक 40% स्पेशल डीमेरिट रेट अप्लाई टू सिंग गुड्स। सिंग गुड्स किसको कहते हैं, ठीक है, जैसे कि सिगरेट वगैरह हो गया, ये सब सिंग गुड्स है, ठीक है। रिप्लेसिंग द कंपनसेशन सेस लेवाई, मतलब उन लोग पे 40% लगेगा। द मीडियन टैक्स, ये बेसिकली डिमोरलाइज करने के लिए क्या जाता है कि आप ना खरीदें, ठीक है। द मीडियन टैक्स रेट इफेक्टिवली मूव्स फ्रॉम 12% टू 5%, ठीक। अब आगे चलते हैं, रिलीफ फॉर सिटीजन इनकी सेक्टर। अब जैसे कुछ कुछ दिया हुआ है कि किसमें क्या किया गया, ऐसे ये इंपॉर्टेंट है नहीं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, तो बोलता है जीएसटी के लिए गुड्स एंड सर्विस टैक्स एपीलेट ट्राइब्यूनल बना, इससे टू बी ऑपरेशनल फॉर अपील्स बिफोर द एंड ऑफ सितंबर 2025, ये दिया हुआ कि बेसिकली एक ट्राइब्यूनल बना इसके लिए, ठीक। अब आगे चलते हैं, और इसमें ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक। अब आगे देखते हैं, तब कुछ की टर्म्स दिया हुआ जैसे कि एंटी डंपिंग ड्यूटी। अब इसको समझना बहुत ईजी है, एंटी डंपिंग ड्यूटी, ठीक है, डंप पे लगने वाला ड्यूटी, एंटी इसलिए यहाँ पे, तो बेसिकली क्या ये बोलना चाहता है, तो इसको एक एग्जांपल से समझ लेंगे। ऐसे पहले देख लेते हैं, जब कोई कंट्री जो है ना, एकदम आसान भाषा में, जब कोई कंट्री अपना माल बहुत सस्ता, ठीक है, बहुत सस्ता, जो नॉर्मल प्राइस है उससे भी कम है, दूसरे कंट्रीज में बेचता है, तो उसको कहते हैं डंपिंग। जैसे कि चाइना अपना स्टील जो है वो इंडिया में बहुत कम दाम पे बेचती है, बहुत कम, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे इंडिया का जो स्टील का कंपनीज है उसको वो हैम्पर करेगा, क्योंकि उसका स्टील को नहीं खरीदेगा, सब चाइना का स्टील खरीदेगा क्योंकि वो कम का है। तो इसको रोकने के लिए, ये अगर रोकना है तो इसके लिए गवर्नमेंट एक एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाती है, ठीक है, जिससे कि प्राइस बैलेंस हो जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली एंटी डंपिंग ड्यूटी है। तो यहीं पे बताया एंटी डंपिंग ड्यूटी प्रोटेक्शनिस्ट टैरिफ टू डोमेस्टिक गवर्नमेंट एंड फॉरेन इंपोर्ट्स, बात समझा, ठीक है। डंपिंग ये प्रोसेस ये वही बताया, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, ठीक है, गैट अलाउज कंट्री टू टेक एक्शन अगेंस्ट डंपिंग, मतलब कि ये फॉरेन ये लॉ है, ग्लोबल लॉ गैट, इससे ये अलाउ करता है कंट्रीज को किस तरह का एक्शन ले सकता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं सेफगार्ड ड्यूटी। इट इज अ फॉर्म ऑफ सेफगार्ड मेजर अवेलेबल टू डब्ल्यूटीओ मेंबर कंट्रीज, ठीक है। ये भी सेम ही बात है जैसे यहाँ पे दिया उनके सेफगार्ड ड्यूटी, इट इज अ फॉर्म ऑफ सेफगार्ड मेजर अवेलेबल टू डब्ल्यूटीओ मेंबर कंट्री, मतलब जितना भी डब्ल्यूटीओ का मेंबर कंट्री है उसके लिए एक सेफगार्ड मेजर है। क्या करता है, दे आर इम्पोज टू प्रोवाइड ए लेवल प्लेइंग फील्ड टू डोमेस्टिक प्लेयर अगेंस्ट सडन एंड सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन इंपोर्ट ऑफ प्रोडक्ट, मतलब कोई प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अचानक पड़ गया, ठीक है, बाहर से आने लगा और सस्ता में आने लगा, तो उससे सेफगार्ड करने के लिए सेफगार्ड ड्यूटी लगाया जाता है, ठीक है। इन प्रिंसिपल सेफगार्ड मेजर कैन नॉट बी टारगेटेड एट ए पर्टिकुलरली कंट्री, हाउएवर अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस वेयर द इंपोर्ट्स इंक्रीज डिसअपॉर्चुनेटली इंडिविजुअल कंट्रीज कोटास कैन बी अप्लाइड, ठीक है। बस इतना ही समझना है सेफगार्ड ड्यूटी क्या है, कि डब्ल्यूटीओ के मेंबर कंट्री को सेफगार्ड मेजर्स दिया गया है, उसमें क्या किया गया कि कोई एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाया जाए ताकि डोमेस्टिक प्लेयर्स जो है उनको, जैसे इंडिया जितना भी प्लेयर्स है जैसे टाटा स्टील, ये सबको ज़्यादा लॉस ना लेना पड़े, उसके लिए सेफगार्ड बचाने के लिए सेफगार्ड ड्यूटी लगाया जाता है, ठीक है। ये ऑफ बजट बोरिंग का कॉन्सेप्ट अलग, मतलब थोड़ा अलग है। जैसे ऑफ बजट बोरा मतलब बजट से हट के बोरिंग कर रहा है, नाम नहीं है। तो जैसे होता है क्या ना, जब गवर्नमेंट डायरेक्ट लोन ना लेकर, ठीक है, कोई एंटिटी जैसे पीएसयूज कुछ हो गया, ठीक है, जैसे नालको, ठीक है, या तुम्हारा इरेडा, ये सब कंपनी या पीएसयू कंपनी है, तो ये सब के थ्रू लोन लेते हैं, ठीक है, और उस लोन को बजट में नहीं दिखाता, इसी को कहता है ऑफ बजट बोरिंग, ठीक है। तो यहीं पे दिया हुआ है गवर्नमेंट बोरिंग दैट इज नॉट एक्सप्लिसिटली इंक्लूडेड इन द ऑफिशियल बजट प्रेजेंटेड टू द पब्लिक और अप्रूव्ड टू द लेजिस्लेचर, यही बात जो बताएं तो बोलते हैं दी बोरिंग आर टिपिकली रेज्ड थ्रू गवर्नमेंट कंट्रोल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और एंटिटीज व्हिच डिपेंड्स हेवीली ऑन बजटरी सपोर्ट या इक्विटी इन्फ्यूजन लोन्स गारंटी, ये सब चीज करके, ठीक है। और ऑफ बजट बोरिंग हम लोग का जो टारगेट ग्रुप है, ठीक है, टारगेट ग्रुप में भी हम लोगों ने इसको किया ऑफ बजट बोरिंग का टारगेट यूपीएससी 120 में, ठीक है, इसलिए इसको ध्यान रखना है। अब आगे चलते हैं, थर्ड यूनिट आ गया हम लोग, थर्ड यूनिट फाइनेंशियल मार्केट एंड पेमेंट सिस्टम, ठीक। अब इसमें क्या दिया हुआ फाइनेंशियल मार्केट, जैसे फाइनेंशियल मार्केट एंड पेमेंट सिस्टम देखना, तो इसमें बेसिकली क्या बताया गया कि हम जैसे बार बार वहाँ पे भी बात कर रहे थे, फाइनेंशियल मार्केट दो तरह का होता है, एक मनी मार्केट है, कैपिटल मार्केट, ठीक है, इंडिया मनी वर्सेस कैपिटल। तो यही बात यहाँ पे समझा रहा है कि अब जैसे इंडियन फाइनेंशियल मार्केट, तो इंडिया का फाइनेंशियल मार्केट की बात करें कि उसका स्ट्रक्चर कैसा तो तो इसमें एक मनी मार्केट है और एक कैपिटल मार्केट है। तो यहाँ पे बता रहा है कि मनी मार्केट किसको कहते हैं, जिसमें ड्यूरेशन 1 साल से कम होता है, ठीक है, वो है मनी मार्केट, ठीक। तो यहाँ पे समझ में आ गया कि शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए जो मार्केट है वो मनी मार्केट है, क्योंकि उसका ड्यूरेशन वन ईयर है। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने के लिए इसी को शॉर्ट टर्म बोला जाता है, ठीक है। जब हम लोग कैपिटल मार्केट में पढ़ते हैं कि जो एसटीसीजी लगता है और एलटीसीजी लगता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और एसटीसीजी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, तो ये कैसे लगता है, शॉर्ट टर्म होता है 1 साल, वो शॉर्ट टर्म माना जाता है, और 1 साल से ज़्यादा होता है तो उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ड्यूरेशन 1 साल है, इसी को कहते हैं शॉर्ट टर्म। यहाँ पे रिस्क लो होता है, बेसिकली लिक्विडिटी भी हाई होती है। इसको कौन रेगुलेट करता है, तो आरबीआई करता है। क्या पर्पस है इसका, की पर्पस एंड प्लेयर्स शॉर्ट टेम्पररी कैश क्रांचेस फॉर बैंक्स और बिग कॉर्पोरेट्स, जैसे क्या क्या इसका इंस्ट्रूमेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, और ये सब सारा स्टैटिक में पढ़ना है। ट्रेजरी बिल, ठीक है, गवर्नमेंट शॉर्ट टर्म बोरेंगे, यहाँ से भी गवर्नमेंट बोरो करता है इस ट्रेजरी बिल के थ्रू। फिर कॉल मनी, इंटर बैंक ओवरनाइट, हम लोग पढ़े थे कॉल मनी, ठीक है, तो इंटर बैंक ओवरनाइट मनी के लिए भी कॉल मनी का इस्तेमाल होता है, ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है। फिर एक कमर्शियल पेपर, कॉर्पोरेट क्विक फंड, ये भी है। फिर एक आता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, जो हम लोग पढ़े थे कि वर्चुअल बेस्ड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो गया डिजिटल, तो बैंक फंड्स फ्रॉम बिग इन्वेस्टर, इसी को कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। अब यहाँ पे एक एनालॉजी करके बना दिया गया कि लाइक ए क्रेडिट कार्ड फॉर डेली नीड्स, ये बेसिकली डेली नीड्स के लिए मनी मार्केट होता है, ठीक है, कैश वॉलेट इसको समझ सकते हो। फिर आता है कैपिटल मार्केट, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के पर्पस से होता है, जबकि यहाँ पे कैश वॉलेट है, यहाँ पे डे टू डे लाइफ के लिए खर्च के लिए है, और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए फॉर लॉन्ग टर्म वेल्थ। तो इसका लॉन्ग टर्म वेल्थ का ड्यूरेशन भी ज़्यादा होता है, ड्यूरेशन 1 साल से ज़्यादा, रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। रेगुलेटर यहाँ पे सेबी है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है कि मनी मार्केट का रेगुलेटर आरबीआई है, जबकि कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर सेबी है। क्या की पर्पस है, कैपिटल फॉर्मेशन एंड वेल्थ क्रिएशन फॉर रिटेल इन्वेस्टर, म्यूचुअल फंड, एफआईआईज, ठीक है, ये सब के लिए ये कैपिटल फॉर्मेशन करना। अब इसमें दिया हुआ है इसका सब टाइप है, तो ऑब्वियस है कि इसका कैपिटल मार्केट का दो तरह का ये पार्ट होता है, एक प्राइमरी मार्केट होता है, एक सेकेंडरी मार्केट होता है, ठीक है। तो प्राइमरी मार्केट जब कोई नया इशू आता है तो उसको कहते हैं प्राइमरी, उसी वो जो मार्केट में जाता है उसको कहते हैं प्राइमरी मार्केट, और जो सेकेंडरी मार्केट है उसको कहते हैं स्टॉक मार्केट, ठीक है। स्टॉक मार्केट बेसिकली यहाँ पे आईपीओ के थ्रू लिस्ट होता है, ठीक है, ट्रांजेक्शन होता है, इन्वेस्टर कंपनी जैसे जोमेटो का आईपीओ है, ये सब चीज़ यहाँ पे। फिर ट्रांजेक्शन जो होता है ये बीएसई या एनएसई एक्सचेंज होता है, क्या होता है, शेयर, सिक्योरिटी और बॉन्ड्स डिवेंचर, जैसे यहाँ पे दिया एनालॉजी लाइक होम लोन फॉर लॉन्ग टर्म एसेट, ठीक है। तो ये हो गया मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट को, और ये स्टैटिक में बहुत अच्छे से पढ़ना, ठीक है। मनी मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट है, मनी मार्केट कैपिटल मार्केट क्वेश्चन बहुत आते हैं इससे, ठीक है, ठीक है। अब इसे क्वेश्चन वगैरह रहते हैं, जैसे कि ये देखो 2023 का क्वेश्चन पेपर, ठीक है। अब इसमें पूछा क्या, कंसिडर फॉलोइंग मार्केट्स, यूपीएससी प्रेजेंट रहते हैं, क्वेश्चन है गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट, कॉल मनी मार्केट, ट्रेजरी बिल मार्केट, स्टॉक मार्केट, पूरा हाउ मेनी ऑफ द अबव आर इंक्लूडेड इन कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट में कौन कौन से इंक्लूड होता है, अब सोच के बताइए आप, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे सामने लिखा हुआ है, ये बाइफर्केशन दिमाग में होना चाहिए। जैसे यहाँ देखो, ये था मनी मार्केट, ये था कैपिटल मार्केट, तो यहाँ पूछा क्या कैपिटल मार्केट का, तो मनी मार्केट में जैसे ये देखो ट्रेजरी बिल, यहाँ है ट्रेजरी बिल, मनी मार्केट का पार्ट है, तो ये तो कट गया ट्रेजरी बिल। फिर आता है कॉल मनी मार्केट, कॉल मनी भी मनी मार्केट का पार्ट है, ये मनी लिखा हुआ अभी तक मनी मार्केट, ये भी कट गया। फिर बचा स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट है यहाँ पे कहीं नहीं है, ये इधर है स्टॉक मार्केट, ठीक है, तो ये कैपिटल मार्केट का पार्ट है, यानी कि ये तो हो गया कैपिटल मार्केट का पार्ट। फिर बोलता है गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट, बॉन्ड का यहाँ देखो बॉन्ड डिवेंचर, ये भी इसका पार्ट है, यानी कि ओनली टू आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऐसे सबको पढ़ना, ठीक है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं सेबी के बारे में। अब इसमें बहुत सारा रेगुलेशन दिया हुआ है, सेबी में क्या क्या है, जैसे दिया हुआ है कि सेबी बोर्ड मीटिंग रिलैक्स की रेगुलेशन इंट्रोड्यूस द स्वागत A5 फ्रेमवर्क, ठीक है। अब इसको जैसे सेबी के बारे में दिया हुआ है कि सेबी कैसे बना, तो सबसे पहले सेबी फर्स्ट सेटअप इन 1988 बिकम स्टैट्यूटरी बॉडी ओनली आफ्टर सेबी एक्ट ऑफ 1992, ठीक है, 1988 में बना था, लेकिन इसको स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया सेबी एक्ट 1992 में। बहुत लोग को आज तक ये चीज़ समझ नहीं आती कि स्टैट्यूटरी बॉडी किसको कहते हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी किसको कहते हैं, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी किसको कहते हैं, ये सब डिफरेंसेस पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे आगे चलते हैं, ऑब्जेक्टिव टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर प्रमोट, बेसिकली किस सेकेंडरी मार्केट में कुछ भी ऐसा दिक्कत हो इन्वेस्टर को, या तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बेसिकली बना हुआ सेबी, ठीक है। एंड रेगुलेट इट्स फंक्शन टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस। पावर क्या होता है, इन्फोर्समेंट एंड इन्वेस्टिगेशन पावर इंक्लूडिंग पावर सिमिलर टू द दोज ए सिविल कोड एंड द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। सेबी इज गवर्न बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, पीओडी आता है, ये चेयरमैन नॉमिनेटेड बाय यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 2 member representing the union ministry of finance, 1 member representative of RBI, 5 members are nominated by union government of India, of which at least 3 are full time members, ठीक है। ये बॉडी इंपॉर्टेंट है, कंपोजिशन इंपॉर्टेंट है। अब जैसे इस स्वागत एफआई के बारे में दिया हुआ कि क्या है, ये बेसिकली एक इनिशिएटिव है सेबी के द्वारा, तो क्या है इसका, जैसे अगर फुल फॉर्म समझना चाहें, इसका फुल फॉर्म होगा सेबी वेब बेस्ड एप्लीकेशन फॉर ग्रीवांस एजुकेशन एंड ट्रैकिंग फाइनेंशियल। अगर ये फुल फॉर्म भी दिमाग में रहेगा, ऐसे तो ये कोई दिक्कत नहीं रहेगा, अभी नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये देखो, ये दिया हुआ है वेब बेस्ड एप्लीकेशन फॉर ग्रीवांस एजुकेशन, ग्रीवांस के लिए बनाया गया और फाइनेंशियल को ट्रैकिंग करने के लिए बनाया गया, ठीक है। बेसिकली इसको समझ सकते हो तुम, अगर स्वागत एफआई को कहीं पे लिखना है तुमको, तो यहाँ पे सीधा लिख सकते हो सेबी का ऑनलाइन सिस्टम जहाँ इन्वेस्टर जो है अपना कंप्लेन फाइल कर सकता है और उसको ट्रैक कर सकता है, यही है बेसिकली इसको, ठीक। अब यहाँ पे देखो दिया हुआ है कि यहाँ पे स्वागत एफआई फ्रेमवर्क बन दिया, सिंगल विंडो ऑटोमेटिक, ठीक है, सिंगल विंडो ऑटोमेटिक एंड जनरलाइज। अच्छा ये दूसरा, ओके ये दूसरा है स्वागत एफआई, कोई नहीं, ये आप ये ध्यान में रखना, स्वागत एफआई सेबी अप्रूव्ड इंट्रोडक्शन ऑफ सिंगल विंडो automatic and generalized access for trusted foreign investor framework for API and foreign venture capital investors, ठीक है। जब मतलब भाई API अभी ऐसा इंपॉर्टेंट है नहीं, इसके बारे में बस सेबी के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। अब इसमें जैसे दिया हुआ है रिट्स वगैरह के बारे में पता होगा, रिट्स इक्विटी, रिट्स क्या होता है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ठीक है। तो ये बेसिकली होता है इनेबल इनहांस इन्वेस्टमेंट बाय म्यूचुअल फंड स्कीम्स इन रिट्स, ठीक है। रिट्स अलाउ इंडिविजुअल टू इन्वेस्ट इन लार्ज स्केल इनकम प्रोड्यूसिंग रियल एस्टेट, ठीक है। बेसिकली एक तरह से इन्वेस्टमेंट का ही ये पार्ट है, जैसे बहुत लोग म्यूचुअल फंड में करते हैं, बहुत लोग डायरेक्ट इक्विटी में करते हैं, बहुत लोग रिट्स में भी इन्वेस्ट करते हैं, रियल एस्टेट, ठीक है, उसमें भी करते हैं। इन्वेट्स आर सिमिलर टू रिट्स बट दे इन्वेस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट लाइक रोड्स, इन्वेट्स में ये इंफ्रास्ट्रक्चर का ही है, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो बेसिकली रिट्स रियल एस्टेट का हो गया, इन्वेट्स इंफ्रास्ट्रक्चर का, एसेट लाइक रोड पावर ट्रांसमिशन लाइन, इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं इन्वेस्ट के थ्रू। तो बोलता है रिलैक्स आईपीओ नॉर्म्स फॉर लार्जर इशूअर्स एंड एक्सटेंडेड टाइमलाइन टू मीट द मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग फॉर इशूअर 25%, ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। ये आईपीओ का मतलब जैसे देखो दिया हुआ है कि आईपीओ रेफर्स टू व्हेन कंपनी फर्स्ट सेल्स इट्स शेयर टू पब्लिक एंड इट रिक्विजिट फॉर लिस्टिंग ऑन स्टॉक एक्सचेंज, मतलब पहली बार आएगा, ठीक है, तो सेकेंडरी मार्केट में, ठीक है, स्टॉक मार्केट में, तो आईपीओ के थ्रू ही आता है। उसमें भी दिया हुआ रहेगा कि आईपीओ का स्टेट्स आता है, प्राइस बैंड होता है, ठीक है, और उसके बाद आपको अप्लाई करना होता है, ठीक है, और उसके बाद अप्लाई करने के बाद वो आपको कुछ टाइम बाद उसका अलॉट होता है शेयर्स, बहुत लोग का अलॉट नहीं भी होता है, तो अलॉट होगा उसके बाद आएगा आपके डीमैट में आता है, ठीक है, और मार्केट में लिस्ट हो जाता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब इसको अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड को समझने का एक तरीका तो है कि ये जो दिया हुआ जैसे डिफिनेशंस और समझाकर वैसे देख लो। दूसरा है मेरे स्टाइल में, अब जैसे एआईएफ के बारे में बोला तो नाम से ही पता चल रहा है अल्टरनेटिव, ठीक है। तो ऐसा फंड जो है जो इन्वेस्टमेंट करता है कुछ अल्टरनेटिव चीज़ों में, जैसे कि जैसे ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट होता है जैसे शेयर्स बॉन्ड ये सब में करना, ठीक है, इन्वेस्ट करना। लेकिन अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट होता है क्या कि ये नॉन ट्रेडिशनल एसेट्स में इन्वेस्ट करता है, जैसे कि स्टार्टअप, ठीक है, रियल एस्टेट्स, ठीक, कुछ प्राइवेट कंपनीज हैं, हेज सिक्योरिटीज़, हेज स्ट्रेटेजीज इसमें करते हैं, ठीक है। अब जैसे बेसिकली ये सीबी ही ये बनाया था 2012 में, एआईएफ रेगुलेशन 2012 में बनाया था, ठीक है। अब उसी में अलग अलग कैटेगरी में बांटा है एआईएफ को, जैसे कैटेगरी 1 में बांटा है, इसमें क्या कैटेगरी 1 में कौन लोग एआईएफ में, तो बेसिकली इकोनॉमी के लिए जो बेनिफिशियल सेक्टर्स है उसमें इन्वेस्ट करना, जैसे कि बेनिफिशियल सेक्टर कौन, स्टार्टअप, ठीक है, एमएसएमई बहुत बड़ा चंक है एमएसएमई का, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, ये सब कैटेगरी 1 का पार्ट है। बोलता है इन्वेस्ट इन स्टार्टअप अर्ली स्टेज वेंचर्स और सेक्टर कंसिडर सोशली और इकोनॉमिकली बेनिफिशियल, एग्जांपल वेंचर कैपिटल फंड, एंजल फंड्स, एसएमई फंड्स, ठीक है, और इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये सब याद रखना, मतलब जैसे कैटेगरी 1 आए दिमाग में स्टार्टअप आना चाहिए, ठीक है। तो वेंचर कैपिटल फंड हो गया, एंजल फंड्स हो गया, एसएमई फंड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। फिर आते कैटेगरी 2 में, दे डू नॉट यूज लेवरेज और डेट अदर देन टू कवर देयर डे टू डे एक्सपेंसेस, ठीक है। जैसे कि तुम्हारा कैटेगरी 2 में क्या हो गया, प्राइवेट इक्विटी फंड, डेट फंड, रियल एस्टेट फंड, ये सब आता है, ठीक है। कैटेगरी 3 आता है इट में यूज लेवरेज इंक्लूडिंग थ्रू इन्वेस्टमेंट ऑफ लिस्टेड और अनलिस्टेड डेरिवेटिव्स, जैसे कि कैटेगरी 3 में क्या आ गया, मतलब जो बहुत हाई रिस्क हाई रिटर्न देने वाला ये है, ठीक है, बहुत हाई रिस्क है, तो वो बेसिकली हेज फंड होता है, ठीक है, जो हेज फंड हो गया या शॉर्ट सेलिंग जो करता है, ये सब आता है, शॉर्ट सेलिंग, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक इक्विटी, ठीक है, ये सब कैटेगरी 3 का पार्ट है। तो यही इसमें दिया हुआ था कि एनी फंड इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया व्हिच इज प्राइवेटली पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल इज कलेक्ट फंड फ्रॉम सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर वेदर इंडियन और फॉरेन फॉर इन्वेस्टिंग इट इन अकॉर्डिंग विद डिफाइंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फॉर द बेनिफिट ऑफ इट्स इन्वेस्टर्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ सेबी रेगुलेशन 2012 से बना, आल्सो आरबीआई हैज एग्जेम्प्टेड स्वामी स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग फंड ए गवर्नमेंट बैक फंड फ्रॉम इट्स टाइटन रूल्स ऑफ एआईएफ, ठीक है, इसको भी एग्जाम्प्ट किया कि आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इसमें। तो बेसिकली अब ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया। अब देखो यहाँ
यहाँ पे ना कुछ ऐसा ये रह सकता है प्रीलिम्स के ट्रैप में, एक तरह से प्रीलिम्स ट्रैप समझ रही है कि अगर पूछ दे कि अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड इन्वेस्ट ओनली इन लिस्टेड कंपनीज, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये अनलिस्टेड स्टार्टअप अनलिस्टेड ही होता है ना, लिस्टेड थोड़ा था, बट प्लस अल्टरनेटिव एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। मतलब क्या अगर AIF आए तो दिमाग में ये आना चाहिए ट्रेडिशनल के अलावा इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन अगर, ठीक है। अब आगे चलते हैं इक्विटी डेरिवेटिव्स। यहाँ पे ये भी समझना है इक्विटी डेरिवेटिव्स बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है डेरिवेटिव्स में। डेरिवेटिव्स का अगर मेरे हिसाब से समझना चाहो तो डेरिवेटिव्स मतलब डिराइव हो रहा है, ठीक है। तो डिराइव हो रहा है क्या चीज़ बोलते हैं कि डेरिवेटिव इज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, उस वैल्यू इज डिराइव्ड, देखो आगे डिराइव्ड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ एन अंडरलाइंग एसेट, मतलब जिसके साथ ये लिंक्ड है अंडरलाइंग एसेट जो उससे इसका वैल्यू निकलता है, उस वैल्यू इज डिराइव्ड। जैसे कि अभी हम लोगों ने इक्विटी डेरिवेटिव्स, तो मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि ऐसा कोई फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है जिसका वैल्यू किसी शेयर, तब शेयर को ही इक्विटी कर लो, ठीक है, से डिराइव होता है, डिराइव होता है। मतलब कि डेरिवेटिव्स अगर कहीं पे आ जाए तो ये समझने की वैल्यू किसी और चीज़ से ही आ रहा है, ठीक है, डिराइव हो रहा है, डेरिवेटिव डिराइव, यही बात बार बोल डेरिवेटिव की वैल्यू ऑफ एन अंडरलाइंग एसेट, उससे उसका वैल्यू डिराइव हो रहा है, ठीक है। अब ये सब चीज़ स्टैटिक में काफ़ी अच्छे से पढ़ना, ठीक है। अब जैसे अब हम इसको अगर ये चीज़ समझे, जैसे एग्जाम्पल से समझे कि जैसे इक्विटी डेरिवेटिव्स क्या हो सकता है, जैसे फ्यूचर एंड ऑप्शन, ठीक है। अभी फ्यूचर ऑप्शन क्या है, एक तरह का एग्रीमेंट है, जैसे समझो कि फ्यूचर का समझते हैं, ठीक है, ये शॉर्ट में भी बता रहा है, ठीक है, लॉन्ग में कभी स्टैटिक वाले पोर्शन में समझाएंगे कि क्या होता है। मान के चलो कि फ्यूचर क्या होता है कि एक तरह का एग्रीमेंट होता है, ठीक है, टू बाय बाय टू बाय और सेल शेयर एट फ्यूचर डेट, ठीक है। अभी हम फ्यूचर पढ़ें, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक। अब मान के चलो जैसे कि तुम्हारे पास रिलायंस का शेयर है 2500 का, एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तुम कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया एक मंथ बाद का कि 2600 पे बाई करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल बात है कि प्राइस बढ़े या घटे कॉन्ट्रैक्ट फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब तुमको तुम बाई करो या से ये करो जो भी, अगर इसका प्राइस आगे चल के 2500 से 2600 नहीं गया 2400 हो गया, तब भी तुम्हारा एग्रीमेंट है कि तुमको इसको 2600 पे बाई करना पड़ेगा। अब इसका बहुत सारा और इंप्लीकेशन भी है, तो अभी वो उतना डिटेल में हम लोग पढ़ना है, जस्ट समझाने के लिए यहाँ पे समझा दिया कि इक्विटी डेरिवेटिव्स क्या होता है। द अंडरलाइंग एसेट कैन बी इक्विटी शेयर और इंडेक्स, प्रीशियस मेटल, कमोडिटीज, करेंसी, इंटरेस्ट रेट, ईटीसी, कुछ भी हो सकता है। इक्विटी डेरिवेटिव्स आर इंस्ट्रूमेंट व्हिच वैल्यू इज पार्शियली डिराइव्ड फ्रॉम वन और मोर अंडरलाइंग इक्विटी एसेट क्लास, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है फ्यूचर एंड ऑप्शन आर द मोस्ट कॉमनली ट्रेड इक्विटी डेरिवेटिव्स, ठीक है। अब आते हैं एक फ्रंट रनिंग का केस पे, ठीक है। बेसिकली ये फ्रंट रनिंग का केस क्या है कि ये बेसिकली एक ना इलीगल प्रैक्टिस है, मतलब लीगल नहीं है, इलीगल है, गलत है, ठीक है। और परचेजिंग सिक्योरिटी बेस्ड ऑन एडवांस नॉन पब्लिक इन्फॉर्मेशन, बेसिकली जो पब्लिक डोमेन में नहीं अवेलेबल वैसा इन्फॉर्मेशन इन लोगों को पहले ये होता है, इन्फॉर्मेशन रहता है, और वो क्या करता है, वो परचेज करता है सिक्योरिटी उस इन्फॉर्मेशन के बेस पे, ठीक है। तो इसी को कहता है फ्रंट रनिंग। फ्रंट रनिंग मतलब समझ में आ रहा है ना, आगे रन कर रहा है सबसे पहले। इट इज कंसिडर्ड ए फॉर्म ऑफ मार्केट मैनिपुलेशन एज इट लीड्स टू सिक्योरिटी प्राइस मूवमेंट बीइंग मैनिपुलेटेड बेस्ड ऑन नॉन पब्लिक इन्फॉर्मेशन, या नॉन पब्लिक इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि अभी रिसेंटली देखो सेबी बार्स फॉर 2 years इन सोसाइटी जनरल फ्रंट रनिंग केस इंपोजिंग पेनल्टीज, ठीक है। तो बेसिकली ऐसे समझ लो, एग्जांपल से समझते हैं कि मान के चलो कोई छोटा कंपनी XYZ है, ठीक है, उसका रिजल्ट आने वाला है, ठीक है, क्वार्टरली रिजल्ट, सारे कंपनीज को शेयर मार्केट में अपना रिजल्ट हर क्वार्टर में पब्लिश करना होता है। अब मान के चलो कि ये बहुत छोटा कंपनी 50 करोड़ का मार्केट कैप है इसका, और ये कंपनी का मतलब कि ये आना है, मान के चलो अभी 11 अप्रैल, मान के चलो 15 अप्रैल को इसका रिजल्ट आना, ठीक है। और अंदर के बहुत सारे जो कंपनी में लोग हैं, ये जो काम करते हैं, उनको पता चल गया कि इस बार का रिजल्ट काफ़ी अच्छा आने वाला है, ठीक है, क्वार्टरली रिजल्ट। तो वो क्या करेंगे 12, 13, 14 को खरीदेंगे, स्टॉक ये सारा खरीदेंगे, बहुत खरीदेंगे, ठीक है। और इससे क्या होगा कि अगर 15 को जैसे रिजल्ट अच्छा आया तो प्राइस तो स्टॉक का ऊपर तो चलता जाएगा, ठीक है। और चूंकि ये लोग तो यहाँ पे खरीदेंगे इस पॉइंट पे, ठीक है, और ये प्राइस बढ़ के यहाँ चला गया, फिर ये लोग क्या करेंगे यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेंगे, और यहाँ पे जो रिटेल इन्वेस्टर है वो यहाँ पे घुसेगा, क्योंकि वो देखेगा रिजल्ट बाद में, ठीक है, तो यहाँ पे घुसेगा, तो और ये फिर उसके बाद मार्केट गिरने लगेगा क्योंकि इसका वॉल्यूम गिरेगा। तो इससे क्या हुआ, इससे यही हुआ कि कुछ लोग को जो नॉन पब्लिक इन्फॉर्मेशन है वो पहले मिल गया और उसका वो फायदा उठा लिया। तो ये बेसिकली इलीगल प्रैक्टिस है, ठीक है। तो इसी के रिगार्डिंग अभी सेबी दो ये 4 लोग को ये वार किया कि आप यहाँ पे तभी नहीं कर सकते, ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब जैसे यहाँ पे गिफ्ट सिटी IFSC दिया हुआ, बोलता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस लॉन्च्ड फॉरेन करेंसी सेटलमेंट सिस्टम एट गिफ्ट इंटरनेशनल सर्विस सेंटर, ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या है कि बेसिकली ऐसा है ना कि गिफ्ट क्या है, गिफ्ट ना एक गुजरात में गांधीनगर के पास जगह, ठीक है, वो बनाया गया गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, ये बनाई गिफ्ट सिटी, ठीक है। ये क्या करता है, एक ग्लोबल फाइनेंस हब बनाया जा रहा है, ठीक है, इंडिया में। तो ये इसी के बारे में जैसे दिया हुआ है कि फॉरेन करेंसी सेटलमेंट सिस्टम यहाँ पे लॉन्च किया गिफ्ट सिटी में। तो क्या है, इट पेमेंट सिस्टम ऑथराइज्ड बाय इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी अंडर द पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007, ठीक है। ये क्या करेगा, इनेबल करेगा फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन बिटवीन IFSC बैंकिंग यूनिट्स, ठीक है, मतलब फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ऑपरेटर ऑफ द FCCS कौन सा ऑपरेटर है, तो ये बोलता है CCIL IFSC लिमिटेड, ये क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का सब्सिडियरी है, ठीक है, ये इसका ऑपरेटर होगा। अब गिफ्ट सिटी के बारे में दिया, गिफ्ट सिटी हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया फर्स्ट एंड ओनली इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, ठीक है। ये IFSC is a jurisdiction that provides onshore and offshore financial services to non-resident and residents in a foreign currency, ठीक है। फिर बेसिकली यही सब चीज़ बताया उसने, इसको आप अच्छे से देख लीजिए। फिर बोलता है करंट स्टेटस, जैसे गिफ्ट IFSC रैंक 46 इन द ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर इंडेक्स, ठीक है। अब यहाँ पे आगे चलते हैं, बॉन्ड यील्ड के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। बॉन्ड यील्ड समझने के लिए हम लोग को यील्ड पहले समझना होगा। मोस्ट ऑफ जगह यील्ड वगैरह ये सब चीज़ नहीं समझाते कि बॉन्ड प्राइस बढ़ता है तो बॉन्ड यील्ड कैसे घट जाता है, ये बहुत कम जगह बताता है, तो इसको पहले समझना है यील्ड किसको कहते हैं। तो बेसिकली अगर टेक्निकल भाषा में समझे तो यील्ड इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट बाई इन्वेस्टमेंट इंटू 100, ठीक है, ये होता है यील्ड। तो जैसे यील्ड किसको कहेंगे, अगर आप आसान भाषा में समझें, तुमने जितना पैसा लगाया उस पर कितना परसेंट रिटर्न मिल रहा है, ये है यील्ड। जैसे कि अगर मान के चलो 1,000 रुपये इन्वेस्ट किया, ठीक है, और उस पर तुमको 100 रुपये मिल रहा है, यानी कि तुम्हारा यील्ड कितना हो गया 10%।
मतलब तुम बॉन्ड यील्ड 10% कमा रहे हो, यही यील्ड का मतलब। अब यही जो बॉन्ड यील्ड होता है वो घटते बढ़ते रहता है, ठीक है, जैसे इस फिगर में भी बताया हुआ है, ठीक है, बॉन्ड यील्ड और बॉन्ड प्राइस, ठीक है, ये दिख रहा है। उसको अगर याद करने के लिए मेरे तो ऐसे याद रखना कि बॉन्ड प्राइस के ऑपोजिट इन्वर्सली जा रहा है, बॉन्ड प्राइस घटेगा तो बॉन्ड यील्ड बढ़ेगा, ठीक है, यही दिया हुआ। तो इसको समझते हैं कि बॉन्ड का प्राइस जो है डिमांड सप्लाई से चेंज होता है। जैसे जब लोग, प्राइस कब बढ़ता है, ठीक है, प्राइस कब बढ़ता है, ठीक है, जब लोग बॉन्ड ज़्यादा खरीदना चाहता है, ठीक है, तो क्या होगा, प्राइस बढ़ जाएगा। क्यों, क्यों खरीदता है, तो इंटरेस्ट रेट मान के गिर गया, ठीक है। तो बेसिकली पूरा डिमांड सप्लाई का ये चीज़ है। तो यहाँ पे जैसे ये बताया हुआ बैंक इंटरेस्ट रेट द फोर्स, ठीक है, यहाँ दिया हुआ ना बैंक इंटरेस्ट रेट्स द फोर्स, ये फोर्स यही है, ठीक है, ये स्टैटिक में काफ़ी अच्छे से पढ़ने का। अब जैसे यहाँ दिया हुआ है कि मान के चलो यहाँ पे ₹900 बस 1000 यहाँ दिया हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, पहले था 1000 का, अब वो बॉन्ड का प्राइस घट गया 900 पे आ गया, तो इसका बॉन्ड यील्ड जो 3% था वो 5% आ गया। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है हायर रेट्स मेकिंग एग्जिस्टिंग बॉन्ड विद फिक्स्ड लोअर कूपन लेस डिजायरेबल ड्रॉपिंग द प्राइस ए लोअर प्राइस फॉर द सेम पे आउट रिजल्टिंग इन हायर रेट। यानी कि अगर एकदम समझना है आसान भाषा में, ठीक है, तो ये पूरा डिपेंड करता है इंटरेस्ट रेट पे, बैंक इंटरेस्ट पे, ठीक है, कि जैसे जैसे बैंक इंटरेस्ट मतलब बॉन्ड यील्ड का जो कॉन्सेप्ट है पूरा यही है कि बॉन्ड प्राइस बढ़ेगा तो बॉन्ड का यील्ड घटेगा, ठीक है, और वाइस वर्सा वैसा ही रहेगा। तो यही यहाँ पे पूरा समझाया, ठीक है, ये पूरा चीज़ यहीं पे दिया हुआ सिनेरियो, इसको अच्छे से स्टार्टिंग में पढ़ा हुआ भी है बॉन्ड यील्ड का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे भी इसको छोड़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। टर्म रिलेटेड टू बॉन्ड, ट्रांजिशन बॉन्ड उसको कहते हैं कि ये ऐसा बॉन्ड्स होता है ना जो उन कंपनीज को दिया जाता है जो कोई पॉल्यूटिंग सेक्टर से क्लीन सेक्टर या ग्रीन सेक्टर, ठीक है, शिफ्ट हो रहा है, तो उसके लिए ट्रांजिशन बॉन्ड्स माना जाता है। इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, इसमें दिया हुआ होगा, ठीक है। अब आते हैं एडिशनल टियर 1 बॉन्ड्स। तो ये एडिशनल टियर 1 बॉन्ड्स क्या है, एडिशनल टियर 1 बॉन्ड्स आर आल्सो नोन एज परपेचुअल बॉन्ड। परपेचुअल बॉन्ड उसको कहता है जिसका मैच्योरिटी फिक्स नहीं होता, ठीक है, मतलब टेन्योर वगैरह मैच्योरिटी की ये 5 साल में मैच्योर हो जाएगा बॉन्ड, ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता, इसी को कहता है कि टियर 1 बॉन्ड आल्सो नोन एज परपेचुअल बॉन्ड। 81 bonds are issued by banks without any maturity date, but they have a call option. Call options are financial contracts that give the buyer the right but not the obligation to buy a stock, bond, commodity or other asset or instrument at a specified price within a specified period, ठीक है। वैसे कॉल ऑप्शन तो मतलब समझाना काफ़ी मतलब टाइम टेकिंग है, लेकिन इसको अगर शॉर्ट में समझाना चाहो एग्जांपल से, तो अगर मान के चलो कि कोई रिलायंस का शेयर जो है आज के डेट पे 2500 है, ठीक है, तुमने कॉल ऑप्शन खरीदा, ठीक है, तो स्टॉक का प्राइस 2500 है, उस पर एक प्रीमियम देना होता है, ठीक है, प्रीमियम जिसका बात इसमें भी कर रहा है, ठीक है, एक प्रीमियम देना होता है, मान के चलो प्रीमियम 100 रुपीज़ का। अब मान के चलो कि फ्यूचर में इसका प्राइस रिलायंस का बढ़ गया और ये 2500 से 3000 हो गया, ठीक है, 3000 हो गया, तो तुम बाई किया तो 2500 में, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हमको प्रॉफिट चाहिए, हमको चाहिए कि चलो बढ़िया हम निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे प्रॉफिट है 3000, ठीक है, 3000 में 2500 माइनस किया, ठीक है, -100, यानी पर शेयर आपको 400 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। ये एक तो केस हो गया कि प्राइस बढ़ गया। अब मान के चलो प्राइस घट गया, फ्यूचर में प्राइस इसका 2000 हो गया, ठीक है, तुम खरीदा था 2500 में, ठीक है, तो अब क्या होगा, क्या अब हमको यहाँ पे लॉस हो रहा है, तो अगर मान के चलो लॉस हम खरीदते हैं 2500 में, ठीक है, और ये अभी 2000 हो गया, तो यहाँ पे तुमको 500 का लॉस हो गया। लेकिन यहाँ पे जो ये प्रीमियम जो 100 रुपये का था, ये जो खरीदते हैं, तो ये जो लॉस है ये सिर्फ आपको 100 रुपीज़ देना होगा, मतलब आप कह सकते हैं कि नहीं हम नहीं खरीदेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे लॉस आपको 100 रुपीज़ का होगा, इसी को कहते हैं प्रीमियम, ठीक है। तो ये भी कॉल ऑप्शन का पार्ट है, जब प्रीमियम दे दें, तो यहीं पे बताया, उसी को काफ़ी जगलरी फॉर्म में यहाँ पे दे दिया। बैंक इशूज 81 bonds to meet their capital adequacy requirement, ठीक है, ये समझ गए हम। अब यहाँ पे जैसे पेमेंट डिजिटल पेमेंट के बारे में, पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड, आरबीआई कॉन्स्टिट्यूटेड पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड अंडर पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007। तो ये क्या है, रेगुलेटरी बोर्ड में क्या क्या कंपोजिशन है उसका स्ट्रक्चर, तो बोलता है कि इसमें एक गवर्नर होगा, बोर्ड कंसिस्ट होगा एक गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक एंड एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन, ठीक है, आरबीआई का गवर्नर एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होंगे, डिप्टी गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक एंड एक्स ऑफिशियो मेंबर, ठीक है। एक्स ऑफिशियो का भी कुछ मतलब होता है पॉलिटी में, ये आप लोग को समझना याद करना, समझिए। वन ऑफिसर ऑफ द रिजर्व बैंक नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल बैंक बोर्ड ऑफ रिजर्व बैंक एंड एक्स ऑफिशियो मेंबर। फिर बोलता है 3 सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेटेड पर्सन एक्सपर्ट इन पेमेंट सिस्टम, आईटी, साइबर सिक्योरिटी, लॉ। अब इन लोग का टेन्योर कितना होता है, ठीक है, पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड का मेंबर्स का 4 years, नॉट एलिजिबल फॉर रीनॉमिनेशन, ठीक है, रेजिग्नेशन लॉट विदिन 6 वीक ऑफ नोटिस, ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन कब होगा, एज जब 70 साल से ज़्यादा हो गया, इंसॉल्वेंसी, क्रिमिनल कंडीशन, एमपीएमएलए, डीटीसी दिया हुआ। फिर आते हैं मीटिंग साल में 2 बार करना है, एटलीस्ट ट्वाइस है, ठीक है, और ये आपका पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के बारे में दिया हुआ, ये आप पढ़ लीजिए, ठीक है। अगला चलते हैं यूपीआई के बारे में। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि रिसेंटली विजिट किया था प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नामीबिया, ठीक है, और वहाँ पे डिसाइड किया गया कि डिसाइड टू साइन लाइसेंसिंग एग्रीमेंट एंड बिकमिंग फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री, नामीबिया बन गया टू अडॉप्ट यूपीआई सिस्टम। तो ये इंपॉर्टेंट है कि नामीबिया फर्स्ट कंट्री बन गया जो यूपीआई सिस्टम को अडॉप्ट किया, ठीक है। अब यूपीआई के बारे में दिया हुआ है कि ये लॉन्च होता है 2016 में एनपीसीआई के द्वारा, ठीक है, दैट इंपावर्स यूजर टू ऐड मल्टीपल बैंक अकाउंट इनटू सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन, ठीक है। अब आगे दिया हुआ 24 से बनाता है 365 डेज, और एनपीसीआई जो है एस्टैब्लिश किया गया पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 के द्वारा, ठीक है। अब आगे चलते हैं कंट्रीज वेयर यूपीआई बेस्ड इंटरनेशनल मर्चेंट पेमेंट आर एक्सेप्टेड, जैसे भूटान, फ्रांस, मॉरिशस, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका, आईओई, ये सब जगह पे यूपीआई बेस्ड इंटरनेशनल मर्चेंट पेमेंट होता है, ठीक है। और एनपीसीआई किस तरह का होती है, तो ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है जिसको आरबीआई एस्टैब्लिश किया है और इंडियन बैंक एसोसिएशन, ये दोनों मिलकर एस्टैब्लिश किया अंदर पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007। अब इसका क्या की इनिशिएटिव है एनपीसीआई का, तो रुपये पेमेंट सिस्टम बनाया, लिंक ऑल एटीएम्स इन इंडिया यूपीआई, ये सब एनपीसीआई बनाया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, कुछ की डेवलपमेंट्स हुआ है, जैसे कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसका 2025 में 150 साल पूरा हो गया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का। तो ये क्या है, एस्टैब्लिश्ड एज द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन इन 1875, इस नाम से एस्टैब्लिश हुआ था। इट इज एशियाज फर्स्ट वर्ल्ड एंड वर्ल्ड फास्टेस्ट स्टॉक एक्सचेंज, एशिया का फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज था बीएसई, ठीक है। इन 2017 बीएसई बिकम फर्स्ट लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ठीक है, 2017 में इसको स्टॉक लिस्ट पे लिस्ट भी किया गया, अभी जाकर आप देख भी सकते हैं बीएसई का स्टॉक लिस्ट है, ठीक है। क्या करता है इसका रोल, क्या, एफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट मार्केट फॉर ट्रेडिंग इक्विटी, करेंसी, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट, डेरिवेटिव्स, म्यूचुअल फंड, इसको रेगुलेट कौन करता है, बीएसई को, तो सीबी, ठीक है। फिर आगे चलते हैं इंडियन सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग्स, एसएनपी अपग्रेडेड इंडिया लॉन्ग टर्म सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग बीबी फ्रॉम बीबी माइनस, ठीक है। अब ये ना क्रेडिट रेटिंग होती है, ठीक है, जिसमें ए बी बी ट्रिपल बी प्लस बी ट्रिपल बी माइनस, ऐसे करके बहुत सारी क्रेडिट रेटिंग होती है, जो एक स्केल पे बनाता है, ठीक है, कि कौन कितना रिस्की है, ठीक है। तो जैसे दिया हुआ है स्टेबल आउटलुक दिया है इंडिया को, तो ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे
दिया हुआ है कि मेजर SCR एजेंसीज, तो जो सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग करती है उस एजेंसी का नाम जैसे S&P, फिच एंड मूडी, ये सब रेटिंग करते हैं। द इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग रेंजेस फ्रॉम BB- टू AA ट्रिपल ए फॉर S&P एंड फिच। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट ऐसा है। ठीक है, तो ये बेसिकली कवर हो गया हम लोग पार्ट थर्ड। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे फोर्थ लेक्चर में एक्सटर्नल सेक्टर। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। ठीक है, और जो भी टारगेट दिया गया आज का वो टारगेट पे पूरा करना है। ठीक है, जो भी टारगेट है उसका अगर A4 शीट सिनॉप्सिस शीट नहीं बनाते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा लास्ट मिनट में रिवीजन करें, क्योंकि अगर नहीं बनाओगे तो लास्ट में रिवीजन के टाइम में समझ आएगा किस चीज़ से रिवीजन करें। तो इसीलिए A4 शीट बहुत इंपॉर्टेंट है, सिनॉप्सिस शीट। ठीक है, ओके।